हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्पण क्लासेस चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए मॉडल पेपर सेट 3 का पार्ट 1 लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बताइएगा दोस्तों कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है। ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होती है। बताइएगा दोस्तों कि दर्पण की जो फोकस दूरी होती है और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एफ बराबर r/2। यानी कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समान दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। बताइएगा कि जो है समान दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है कितनी होती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। यानी कि समान दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होती है, जबकि अधिकतम दूरी अगर कहा जाता है तो अनंत होगा। ठीक है, यानी कि समान दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी जो है अनंत होती है और न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होती है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। बताइएगा दोस्तों कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल। यानी कि जो है लाल रंग जो है किसी प्रिज्म से गुजरती है तो इसका जो है विचलन सबसे कम होता है, यानी कि सबसे कम झुकता है। जबकि जो है बैगनी रंग का जो है विचलन सबसे अधिक होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा झुकती है। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। बताइएगा कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि जो है यानी कि आकृति कैसी होती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा। यानी कि मानव नेत्र पे जो बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होती है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। बताइएगा कि आकाश का रंग नीला जो है क्यों प्रतीत होता है, यानी क्यों दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के परिकिरणन के कारण। यानी कि आकाश का रंग जो नीला प्रकाश के परिकिरणन के कारण दिखाई देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। बताइएगा कि इनमें जो है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। यानी कि अवतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है और उत्तल दर्पण से जो है छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। बताइएगा दोस्तों कि इनमें जो है किस लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस। यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग की जाती है, जबकि जो है दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग की जाती है। ठीक है, इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। बताइएगा कि इनमें जो है कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर। यानी कि वोल्ट मीटर जो है ना, दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर को मापता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? बताइएगा कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग ने। ठीक है, क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। बताइएगा दोस्तों कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट, है ना। विभवांतर का जो एसआई मात्रक होती है वोल्ट होती है, जबकि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होती है, और आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होती है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट। यानी कि विभवांतर का एसआई मात्रक जो है क्या होती है? तो वोल्ट होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिबिंब का मान बढ़ता है? बताइएगा कि निम्न में जो है किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, यानी कि अधिक होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम। यानी कि जब किसी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, और जब किसी प्रतिरोध को अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? कम होगा, यानी कि घटेगा। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। बताइएगा कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति जो है कैसी होती है? काल्पनिक, वास्तविक, या वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक। यानी कि चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति है वह काल्पनिक होती है। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? बताइएगा दोस्तों कि 1 किलोवाट जो है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होती है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होती है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। बताइएगा दोस्तों कि इनमें जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। यानी कि सौर ऊर्जा जो है एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी वह ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जबकि नाभिकीय ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा और प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा, ये सभी जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? बताइएगा कि इनमें जो है कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। यानी अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि अवतल लेंस में किरणें जो है फैलती है, इसलिए अब जो है अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, जबकि उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहते हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि जो है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? बताइएगा कि प्रकाश का जो है प्राथमिक वर्ण, यानी कि प्राथमिक रंग कौन सा है? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है नीला, और ऑप्शन सी है हरा, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि जो है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो लाल, हरा और नीला, ये तीनों जो है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, यानी कि प्राथमिक रंग है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है?
बताइएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जो है नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया, पुपिल, रेटिना या आइरिस? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइरिस। यानी आइरिस जो है नेत्र का एक रंगीन भाग होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 HP बराबर होता है। बताइएगा दोस्तों कि 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितनी होती है? 746 वाट या 760 वाट या 780 वाट या 550 वाट? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 746 वाट। यानी कि 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर जो है 746 वाट होती है। अगला क्वेश्चन है कि विशालक विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। बताइएगा कि विशालक शीशा जो है किस लेंस का होता है? ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। यानी कि विशालक शीशा जो है यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास उत्तल लेंस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। बताइएगा कि जब किसी चालक तार से अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कौन सा कण गतिशील होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन जो है गतिशील होती है और यह जो एक ऋण आवेशित कण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। बताइएगा कि एम्पियर घंटा जो है किसका मात्रक है? शक्ति का या आवेश का या ऊर्जा का या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आवेश का। एम्पियर घंटा या जो है आवेश का मात्रक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? बताइएगा कि इनमें जो है कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, या जो है वाट के बराबर है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक है। बताइएगा दोस्तों कि विद्युत धारा का क्या मात्रक है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। यानी विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जबकि विभवांतर और विद्युत विभव का एसआई मात्रक जो है वोल्ट होता है और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, जबकि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होती है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? बताइएगा कि इनमें जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ऑक्सीजन या अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइएगा दोस्तों कि शरीर में भोजन का पचना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। ठीक है, शरीर में भोजन का पचना एक जो है उपचयन अभिक्रिया यानी कि एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कली चूना जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। बताइएगा कि जब कली चूना पर जब जल में डाला जाता है तो जो है कौन सी अभिक्रिया होती है? ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी। यानी कि जब कली चूना पर जल डाला जाता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी कि उससे ऊष्मा निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? बताइएगा कि इनमें जो है कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर, पारा या एजिंग या एयू यानी कि सोना? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर। यानी कि इनमें जो है कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और उससे कम है पारा और पारा से भी कम है एजी यानी कि चांदी और सबसे कम होता है सोना। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि जो है सबसे कम अभिक्रियाशील जो है सोना की होती है और सबसे अधिक जो है पोटेशियम की होती है। यानी कि पोटेशियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है
परंतु इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन कॉपर। कॉपर जो है इस क्वेश्चन का जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है। बताइएगा दोस्तों, इनमें जो है चूना जल का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CaOH2, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है चूना जल कहा जाता है। ठीक है, और इसे जो है भाखड़ा चूना भी कहा जाता है और बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है और जो है इसे भाखड़ा चूना भी कहा जाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना कहा जाता है और इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा। बताइएगा दोस्तों कि यदि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा कि यदि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो वह विलयन जो है क्षारीय होगा, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होती है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि 11 और 10 उसका पीएच मान हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 1, 2 या 3 या 4? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3, यानी कि जो है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच जो है 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। बताइएगा दोस्तों कि ग्लूकोज का जो है आणविक सूत्र कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, C6H12O6, या जो है ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। ठीक है, जबकि जो है CH3COOH या जो है एसिटिक अम्ल का अनुसूत्र है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, C6H12O6, या जो है ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? बताइएगा दोस्तों कि उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, यानी कि क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साबुन, यानी कि उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण जो है साबुन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। बताइएगा कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्डिहाइड, यानी कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बताइएगा दोस्तों कि अब जो है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है, या पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, या अपरिवर्तित रहती है, या बढ़ती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घटती है, यानी कि जब अब आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में तत्वों को उनके अधातुओं के गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, फ्लोरीन, और उसके बाद हो जाएगा ऑक्सीजन, और उसके बाद होगा कार्बन, उसके बाद बेरिलियम, और उसके बाद हो जाएगा लिथियम। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है? बताइएगा दोस्तों कि सिलिकॉन जो है क्या है? धातु, अधातु, या उपधातु, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधातु, यानी कि सिलिकॉन जो है एक अधातु है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व हैं? बताइएगा दोस्तों कि इनमें जो है कौन जो है विद्युत धनात्मक तत्व हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। सोडियम जो है इनमें क्या है? तो विद्युत धनात्मक तत्व हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? बताइएगा दोस्तों कि टिहरी बांध का निर्माण जो है किस प्रदेश में यानी कि किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। यानी टिहरी बांध का निर्माण जो है उत्तराखंड में किया गया। यह भारत की सबसे ऊंचा बांध है, सबसे बड़ा बांध है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? बताइएगा दोस्तों, इनमें जो है किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? मैग्नीशियम को, या सोडियम, या पारा को, या टंगस्टन को? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम को। यानी सोडियम को जो है केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि यह जो काफ़ी अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है, यह वायु से अभिक्रिया कर जल जाता है, इसलिए दोस्तों इसे जो है ना केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। दोस्तों ऐसा वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्पण क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए।